नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। ये देखिए हमारा यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम फिलहाल दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट सीरीज़ हुआ है ना, पहला वाला, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में बात की गई पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के टेस्ट की। तो चलिए, अपने पहले लेक्चर में या फिर पहले वीडियो में हमने बात कर ली थी 20 प्रश्नों के बारे में। इसके बाद आगे से आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन और इस टेस्ट के 21वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर हिट कर दें या दबा दें। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पूछा जा रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, कौन शामिल नहीं होते हैं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, या फिर ऑप्शन डी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेता है? देखिए, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच के अंतराल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है ए 30 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 6 महीने, या फिर ऑप्शन डी 12 महीने। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड पेन ले लूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अधिकतम अवधि या अधिकतम अंतराल दो सत्रों के बीच में संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह से अधिक का नहीं होगा। वैसे वर्तमान में 3 सत्र चलते हैं। ठीक है, सामान्यतया जो परिस्थितियां हैं उनमें 3 सत्रों का आयोजन होता है। एक तो होता है बजट सत्र, ठीक, जो कि फरवरी से लेकर के मई के महीने तक चलता है। ठीक, फरवरी से मई तक चलता है बजट सत्र। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र आपका जुलाई महीने से लेकर के सितंबर महीने तक चलता है। फिर तीसरा एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र। यह सत्र कब से चालू होता है? तो यह नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह पेज 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायत गठित करने हेतु निर्वाचन किस अवधि से पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए? ऑप्शन है ए, इसके विघटन की तिथि से 6 माह पूर्व, ऑप्शन बी, इसके विघटन की तिथि से 3 माह पूर्व, ऑप्शन सी, इसके विघटन की तिथि से 1 वर्ष पूर्व, या फिर ऑप्शन डी, इसके विघटन की तिथि से 2 माह पूर्व। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि पंचायत अगर किन्हीं कारणोंवश अपने पूरे कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले ही विघटित हो जाती है तो उसका पुनर्निर्वाचन या फिर वहाँ पे फिर से चुनाव जो है उसके विघटन की तिथि से 6 महीने पहले पहले हर हाल में हो जाना चाहिए। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 243E में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि पंचायत अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण कर लेता है, कार्यकाल कब से कब तक का होता है? देखिए, पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से लेकर के काउंट होता है आने वाले 5 वर्ष तक। ठीक, कितने? 5 वर्ष तक। यह 5 वर्ष उसकी प्रथम बैठक से गिने जाते हैं। ठीक है, तो अगर यह 5 वर्ष कंप्लीट हो गया है तब तो इसकी अवधि के जैसे ही यह 5वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, इसके ठीक पहले ही पंचायत का फिर से चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर यदि एक कंडीशन है, जैसे पंचायत विघटित हो गई है, ठीक, यह विघटित हो गई है और उसका कार्यकाल जो शेष कार्यकाल 5 वर्ष का जैसे होता है, तो यह 5 वर्ष पूर्ण होने में मात्र 3 महीने बचा हुआ है। ठीक, या फिर 4 महीने बचा हुआ है, तो क्या होगा? चुनाव होगा? नहीं। देखिए, यह अनिवार्य नहीं है। अगर 6 माह से कम की अवधि बची हुई है तो इसके विघटन मतलब पंचायत के विघटन के बाद अगर 6 माह से कम की अवधि बची हुई है नए पंचायतों के गठन के लिए, तो यह आवश्यक नहीं हुआ कि इसका चुनाव हो। ठीक, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मुख्यमंत्री,
या फिर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सभी जितनी भी क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत में? देखिए, भारत में कुल फिलहाल इस समय 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक, लेकिन एक और कंडीशन है या फिर एक और बात है इनके संबंध में कि देखिए, प्रथम 5 जो क्षेत्रीय परिषदें थी इनका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से 1956 में ही कर लिया गया था। ठीक है, बाकी एक क्षेत्रीय परिषद का गठन यानी कि वह कौन सी थी, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है 1971 के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से किया गया था। एक और बात बताइए कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक है या फिर सांविधिक निकाय हैं? देखिए, क्षेत्रीय परिषदें जो है यह सांविधिक निकाय हैं। अभी आपको बताया गया कि इनका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से हुआ था और एक का गठन जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के माध्यम से हुआ था 1971 में। ठीक है, तो क्या होता है ना, सांविधिक और संवैधानिक में ये अंतर होता है सिर्फ कि जिन भी निकायों का गठन जो है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है उन्हें सांविधिक निकाय बोलते हैं, और जिन निकायों के बारे में प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है उन्हें संवैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक, जैसे आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। एक और चीज़ बता दूं आपको, क्षेत्रीय परिषदों में और कौन कौन सा सदस्य होते हैं? चलिए देखिए, बता देता हूँ। देखिए, क्षेत्रीय परिषद में पहले तो इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, एक सदस्य तो यह हो गया। इसके अलावा जिस राज्य जो राज्य होते हैं क्षेत्रीय परिषद में, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी, जैसे मान लीजिए यह एक उत्तर या फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद है, तो इसमें जितने भी राज्य शामिल होंगे इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्हीं सभी राज्यों से संबंधित 2 अन्य मंत्री भी, इन्हीं राज्यों के ही 2 अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं इसमें। और इसके अलावा चौथे नंबर पे कौन होता है, तो चौथे नंबर पे अगर इन सभी राज्यों के बीच में कोई केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है तो फिर उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी इसका सदस्य होता है। ठीक, और इन सभी के पास वोटिंग राइट भी होता है। ठीक, अब वोटिंग राइट की बात क्यों की गई, तो देखिए कुछ सदस्य और हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ये सदस्य हैं योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन गया है, तो नीति आयोग एक सदस्य नामित कर सकता है क्षेत्रीय परिषद के लिए। इसके अलावा हर राज्य सरकारों के जो मुख्य सचिव होते हैं, ठीक, मुख्य सचिव जो होते हैं यह भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। और एक अन्य होता है क्षेत्रीय राज्य का, जो भी राज्य हैं क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत, इनके जो है मुख्य विकास आयुक्त, ठीक है, मुख्य चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वह भी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है। लेकिन यह सिर्फ सलाहकार के रूप में होते हैं, इनकी वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। वैसे ही इन सब के बारे में आपको अच्छे से डिटेल घटना चक्र वाले डिस्कशन में मिलती रहेगी लगातार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने 10वीं अनुसूची के दल बदल रोधी प्रावधानों को सुदृढ़ किया है? ऑप्शन है ए 86वां संशोधन अधिनियम 2002, ऑप्शन बी 61वां संशोधन अधिनियम 1989, या फिर ऑप्शन सी 90वां संशोधन अधिनियम 2003, अन्यथा ऑप्शन डी 91वां संशोधन अधिनियम 2003। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से दल बदल रोधी प्रावधानों को और अधिक मजबूत कर दिया गया। इसके अलावा एक अन्य प्रावधान इस संशोधन अधिनियम में था, वह क्या था यह आप लोग बताइए या फिर इसका जवाब खोजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू करने का उद्देश्य किसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है? ऑप्शन है ए, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, दल बदल से संबंधित तो बता ही देता हूं कम से कम। देखिए 10वीं अनुसूची में जो दल बदल रोधी कानून है, इसको इस प्रकार से इसमें मौजूद किया गया है कि जो पहले प्रावधान था कि अगर समूह के आधार पर कितने 1/3 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से अलग होकर के अन्य पार्टी में जाते हैं या शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता वह उन्हें दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाता था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को हटा दिया गया। वैसे दल बदल रोधी कानून जो है यह
52वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, ठीक है, संविधान में। ठीक, कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू करने का उद्देश्य किसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है? ऑप्शन है ए संकटापन स्थलीय जंतु, बी औषधीय पौधे, सी नेवले के बाल, या फिर डी हाथी के दांत। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेवले के बाल। ठीक है, इसके संबंध में या इसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, किसके? नेवले के नहीं, नेवले के बाल के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट की शुरुआत की गई। आर्ट शब्द यहाँ किस लिए है? देखिए नेवले के बाल से जो है पेंट वाले ब्रश बनाए जाते हैं, इसलिए आर्ट की बात यहाँ की गई। अब तो याद रहेगा आपको, ठीक है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। यह ब्यूरो जो है 2007 में स्थापित हुआ था और इसने अपना काम 2008 से करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यह जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड या फिर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, वैसे एक बात और आपको बता दूं, चूँकि नेवले की बात हो गई है, यह प्रश्न यूपीएससी में तो यूपीपीसीएस में नहीं, लेकिन यूपीएससी में ज़रूर पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्नों को कि नेवला किस अनुसूची में शामिल है। तो देखिए नेवला जो है यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 2 में शामिल है, सूची 2 के भाग 2 में शामिल है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित 5 पुरा स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड या सूचना पट हाल ही में किस राज्य में स्थापित किए गए? ठीक है, ऑप्शन है ए बिहार में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, या फिर डी पश्चिम बंगाल में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में जो है यह 5 स्थल स्थापित किए गए हैं। 5 स्थलों पर या 5 पुरातात्विक स्थल पर उत्तर प्रदेश के चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाया गया है। क्यों लगाया गया? तो देखिए ASI का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जहाँ पर भी किसी देश के 1 लाख से ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं हर साल लगातार, तो उन स्थलों पर यह उस देश की भाषा से संबंधित साइन बोर्ड लगा देता है। क्या चीन ऐसा पहला राज्य है? नहीं, चीन जो है इसके पहले सिंहली भाषा में भी साइन बोर्ड लगाया गया है। चलिए चीन की भाषा क्या है यह आप लोग देखिए। ठीक है, इसके अलावा यह सिंहली भाषा किस देश की है यह भी आप चेक करिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी काम करिए। ठीक है, और किन किन स्थलों पर लगाए गए यह बता दूं आपको। तो देखिए ये लगाए गए हैं सारनाथ पर, सारनाथ। ठीक, इसके अलावा चौखंडी स्तूप कहाँ? यह भी वाराणसी में। ठीक, सारनाथ, चौखंडी स्तूप यह सभी वाराणसी, ये दोनों वाराणसी में है। कुशीनगर और महापरिनिर्वाण मंदिर में लगाया गया है। इसके अलावा पिपरावा और श्रावस्ती। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बात करने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, तो बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और जापान के मध्य पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मुंबई भारत में, बी नई दिल्ली भारत में, सी टोक्यो जापान में, या फिर डी बेंगलुरु भारत में। सॉरी, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली भारत में। भारत और जापान के मध्य 14 दिसंबर नवंबर में ही है भाई, एक सेकेंड। ठीक है, भारत और जापान के बीच जो है पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में 30 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी। ठीक है, 2+2 वार्ता मतलब एक तो विदेश मंत्री और दूसरे कौन रहता है? दूसरे रहता है
रक्षा मंत्री, ठीक, इस स्तर पर बात की जाती है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के मिलते हैं, इसे ही 2+2 वार्ता बोलते हैं, ठीक। 30 नवंबर सन 2019 को भारत और जापान के मध्य पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की सुमन रतन सिंह राव, जिन्होंने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब जीता है, किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। चलिए, यह जो है सुमन रतन सिंह राव जो कि मिस वर्ल्ड एशिया का खिताब 2019 में जिन्होंने जीता, यह भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप भी रही हैं। इसके अलावा इस प्रतियोगिता का आयोजन लंदन में हुआ था, ठीक है। और एक अन्य सूचना इसके बारे में कि यह 69वीं प्रतियोगिता थी मिस वर्ल्ड की, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड बना कौन जब ये सेकंड रनर अप रही? तो मिस वर्ल्ड बनी है जमैका की। कहाँ की? जमैका की टोनी एन सिंह, ठीक, टोनी एन सिंह, यह जमैका की रहने वाली है। इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी इंदौर, सी मुंबई या फिर डी कुशीनगर। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? क्या किसी सरकार के द्वारा? नहीं भैया, किसी सरकार के द्वारा नहीं। यह जो है अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही, ठीक। किसके द्वारा? अखिल भारतीय शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा। पढ़ाई क्या कहाँ से कहाँ तक होगी? तो पढ़ाई इस विश्वविद्यालय में प्रथम से लेकर के यानी पहली कक्षा से लेकर के PhD तक की पढ़ाई होगी, ठीक है। मतलब जाइए और पूरी तरीके से एजुकेट होकर के वहाँ से लौटिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेल SAG यानी कि साउथ एशियन गेम्स 2019 कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है ए जकार्ता इंडोनेशिया में, बी ढाका बांग्लादेश में, सी कोलंबो श्रीलंका में या फिर डी काठमांडू नेपाल में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू नेपाल में जो है 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 का आयोजन किया गया था। यह काठमांडू भर में नहीं, नेपाल के अन्य जगहों पर भी आयोजित हुआ था और वो अन्य जगह हैं पोखरा, ठीक, सब जगह का नाम है, ठीक, पोखरा और जनकपुर, इन 3 जगहों पर, जनकपुर, काठमांडू, पोखरा और जनकपुर, ठीक, इन 3 जगहों पर 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था तेजिंदर पाल सिंह। क्या नाम था? तेजिंदर पाल सिंह, यह भारत के ध्वजवाहक थे, ठीक है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 174 गोल्ड या स्वर्ण जीते, ठीक है, स्वर्ण 174, 93 रजत और कांस्य कितने जीते? तो कांस्य भैया 43, 174 स्वर्ण, 93 रजत और 43 जो है कांस्य इन्होंने भारत ने मतलब जीता था इस प्रतियोगिता में। इसका शुभंकर कौन सा था? तो इसका शुभंकर था इस प्रतियोगिता का कृष्ण मृग, जिसे हम लोग काला हिरण भी बोलते हैं, ठीक। पर्यायवाची में आप इन शब्दों को देखेंगे, हिंदी वाला अगर आप देखेंगे वीडियो सारा घटना चक्र का। वैसे RO के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं कम्प्लीटली और 100% है। आप हिंदी में कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन अच्छे से करके चले आएंगे RO में, अगर आप पूरी तरीके से हिंदी वाले लेक्चर को फॉलो करते हैं तो। नहीं भी फॉलो करते हैं, नहीं कर इच्छा है आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ने की, उसे तो आप करिए क्या कि आप जाइए घटना चक्र की वह सीरीज पूरी खरीद लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय और
उच्च न्यायालयों के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है। या फिर ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने के समान अधिकार प्राप्त है। अन्यथा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों पर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सामान्य विधिक अधिकारों पर भी रीट जारी कर सकता है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है। आप इस आंसर से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा व्यापक रूप में लिखा हुआ बात कहता है। ठीक, भले ही यह 2 लाइनों में बात कही गई और यहाँ पर 3 लाइनों में बात की गई, लेकिन अगर आप निकालेंगे, डिटेलिंग सोचेंगे, इसे आराम से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया यह सही है। इसीलिए एग्ज़ाम में ज़्यादा जल्दबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। आपको 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 100 सवा 100 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, वह भी आराम से पढ़िए, आराम से करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? इस क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी नहीं मेरे ख्याल से। देखिए, होता क्या है ना, सामान्यतया यह बात यही कही जा रही है। ठीक, यह इसलिए कहा गया है क्योंकि उच्च न्यायालय जो है यह प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ या फिर सामान्य विधिक अधिकार जो होते हैं उनके खिलाफ उनके लिए भी रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, जबकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों पर ही रीट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी उपरोक्त में से दोनों में, या फिर डी इनमें से किसी में नहीं। चलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है यह उपरोक्त दोनों यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही निहित है। इसके अलावा जो है यह न्यायिक समीक्षा यह भारत के मूल ढांचे संविधान द्वारा यानी कि न्यायालय द्वारा इसको भारत का मूल ढांचा भी स्वीकार किया गया है। ठीक, यानी कि इसमें फेरबदल अगर कोई संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा किया जाता है तो इसे 0 मान लिया जाएगा। ठीक है, या फिर शून्य या अवैध घोषित कर दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? ठीक, ऑप्शन है कथन है पहला कि किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति है। कथन 2 है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के साथ परामर्श के बाद की जाती है जब वह इसे आवश्यक समझता है। कथन 3 है कि एक राज्यपाल के अधीन भारतीय राष्ट्रपति के समान एक राज्यपाल के पास भी मृत्युदंड को क्षमादान देने की शक्ति होती है। और कथन 4 है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक मैं नीचे के कूट पढ़ रहा हूँ आपको करना क्या है कि इन प्रश्नों को या फिर इन कथनों को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए या पढ़ लीजिए स्वयं से, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमको पेपर में अच्छे से तैयार होकर के जाना है हर हाल में। तो कूट में तब तक पढ़ता हूँ। ऑप्शन है ए 1 2 3, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी 2 और 3। चुनना यह है कि कौन सा सही नहीं है, यह बताना है हमको। जल्दी कीजिए, बताऊं? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, केंद्र सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नहीं है राज्यपाल की। ठीक, इसके बारे में संविधान में बाकायदा प्रावधान है। यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, न कि केंद्र के द्वारा इसे नियुक्ति दी जाती जैसे कि IAS PCS हो गए। नहीं भैया, ऐसा नहीं, वह एक संवैधानिक पद है राज्यपाल का। ठीक है,
बाकी इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों के सलाह के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। बाकी इस कथन में ऐसा कुछ नहीं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तो वह उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा ना, एक बार में एक ही काम करोगे ना आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु उसे कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 7, बी है 14, सी 25 या फिर डी 30 दिन। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है यदि उस पर महाभियोग की कार्यवाही की जा रही हो, ठीक। और ऐसी सूचना देने से पहले इसे 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भी होना अनिवार्य है और यह महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी घटना चक्र वाली सीरीज में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मिलेगा भाई, मत परेशान होइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। बस आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग उससे बाइकआउट कर रहे हैं, आप लोग सीधा पेपर की तरफ ही चल रहे हैं। ऐसा करना हो तो आप लोग बता दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज का ही डिस्कशन करूँगा, कैसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और फिलहाल मैं 1-2 दिन देखूँगा, अगर ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स पर फोकस करूँगा। उस सीरीज को बंद कर दिया जाएगा फिलहाल तुरंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164 में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों में ही, या फिर ए और बी दोनों में ही। इसमें लोकसभा की बात की गई, इसमें राज्य की विधानसभाओं की बात की गई है, ठीक है। इसमें मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, इसमें राज्य मंत्रिपरिषद यह राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट 75 में बात कही गई तो नहीं, अनुच्छेद 75 के 3 में यह बात कही गई है, सब क्लॉज 3 या फिर खंड 3 में यह बात कही गई है। और यहाँ पर अनुच्छेद 164 के उपखंड 2 में यह बात कही गई है कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी यह राज्य विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, ठीक। अनुच्छेदों की बात इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक रूप से यहाँ की जा रही क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम है, आईएएस का नहीं है। डायरेक्ट कहीं कहीं आपको आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन के रूप में, ठीक। यहाँ पे 75(1), 75(2), 75(3) भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है। ऑप्शन है ए 4 माह और 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 6 माह और 6 सप्ताह, या फिर ऑप्शन सी 3 माह और 3 सप्ताह, या ऑप्शन डी 1 माह और 3 सप्ताह। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह और 6 सप्ताह यह एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। 6 सप्ताह कहाँ से आ रहा है, तो देखिए 6 महीने तो एक अध्यादेश की वैधता होती है, ठीक। इसके अलावा जैसे ही सदनों की बैठक होती है, संसद की बैठक आरंभ होती है, तो सदन की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसका पारित हो जाना अनिवार्य होता है। जो भी अध्यादेश अगर पारित नहीं होता है तो यह लैप्स कर जाएगा, ठीक है। और यदि सदनों की बैठक बारी बारी से पहले लोकसभा बैठ गई, बाद में राज्यसभा बैठती, तो जो बाद की तिथि यानी जो राज्यसभा के बैठने की तिथि होगी वहाँ से 6 सप्ताह की काउंटिंग होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में कि संघ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किस सदन में किया जा सकता है। ऑप्शन है ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से केवल लोकसभा में।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व जो है कम से कम 50 सदस्यों की, ठीक, 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ठीक, या इनका समर्थन अनिवार्य है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले ही। इसीलिए किसी किसी पार्टी के नेता आपने सुना होगा कभी उनकी स्पीच को, तो वो कहते होंगे कि हमें 50 ही सदस्य चाहिए। क्यों भैया, अगर 50 सदस्य हो गए हमारे तब तो काम बन गया। हम सरकार को कभी भी डरा धमका सकते हैं कि भैया हम आपके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के चले आएंगे। ठीक है, और इस अविश्वास प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के प्रति नहीं लाया जा सकता, यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के लिए ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, या फिर उनके ऊपर आरोपित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो समय देखने कितना हो गया है, ओहो समय तो ख़त्म होने को आ गया। चलिए फ़िलहाल 40 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं कम से कम। ऐसे धीरे धीरे चलने में कितना चलेंगे भाई, आप लोग बताइए। थोड़ा लाइक ज़्यादा करेंगे तो मैं टाइम और बढ़ा दूंगा। आप बताइए कि टाइम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की, कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को परिवर्तित किया गया। ऑप्शन ए पहला संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 7वां संशोधन अधिनियम, या फिर ऑप्शन सी 9वां संशोधन अधिनियम, अन्यथा ऑप्शन डी 11वां संशोधन अधिनियम। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में यह संशोधन हुआ था। ठीक, इसके माध्यम से हुआ क्या कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो पहले इस आधार पर भी होती थी कि संसद की संयुक्त बैठक चुनाव बुला करके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकते हैं, लेकिन इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ, इस संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को हटा करके अब दोनों सदनों का अलग अलग निर्वाचक मंडल बना दिया गया। ठीक, या फिर दोनों सदनों को मिला करके एक अलग से निर्वाचक मंडल बना दिया गया। अब संयुक्त बैठक के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव संभव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दो कथन दिया हुआ है, दो नहीं सॉरी एक कथन दिया हुआ है और एक उसका कारण दिया हुआ है। ठीक चलिए, तो कथन ए है कि सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, और कारण आर बताया जा रहा है कि कुछ संवैधानिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। कूट दिया हुआ है नीचे कि थोड़ा और ऊपर कर लें। देखिए कूट है कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ऑप्शन सी ए सत्य किंतु आर गलत है, अन्यथा ऑप्शन डी ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ए गलत किंतु आर सही है। ठीक, देखिए यहाँ क्या है ना, सभी संवैधानिक अधिकार, देखिए संवैधानिक अधिकार कई प्रकार के मिले हुए हैं। हमको विधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी मिला हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लेकर के कोई किसी प्रकार का विशेष संरक्षण हमको नहीं प्राप्त है। यह विशेष संरक्षण सिर्फ, और मौलिक अधिकार का नाम संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकारों को लेकर के हमको कोई भी विशेष संरक्षण नहीं प्राप्त। ठीक, यह विशेष संरक्षण हमें मात्र और मात्र मौलिक अधिकारों के संबंध में ही प्राप्त है। विशेष संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक, इसके तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू इन्फोर्स करवा सकते हैं न्यायालय के माध्यम से भी। नेक्स्ट देख लें क्या प्रश्न। चलिए 10 मिनट और थोड़ा 5 मिनट 2-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे, तब तक छोटे छोटे प्रश्न हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ऑप्शन है ए वर्ष 1921, ऑप्शन बी वर्ष 1922, ऑप्शन सी वर्ष 1923, ऑप्शन डी वर्ष 1924। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। एक कमेटी गठन हुआ था, एक वर्थ समिति। ठीक, एक है, ठीक, एक वर्थ कमेटी या समिति का गठन हुआ था, है ठीक, ध नहीं, एक
पेन आज लिया नहीं हूँ। एक वर्थ समिति या कमेटी, ठीक। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल यानी कि वर्ष 2017 में अंतिम रेल बजट आया था और यह प्रस्तुत किया गया था 2016 में। वर्ष 2017 में सरकार ने रेल बजट को जो है आम बजट में विलय कर दिया, ठीक। यानी कि इसी आम बजट में रेल बजट के बारे में चर्चा की गई। वर्ष 2017 से ऐसा हो गया। तो अंतिम रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अंतिम रेल बजट 2016 में, ठीक, 17 नहीं, 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, सुरेश प्रभु। और 1947 में पहला जो स्वतंत्र भारत का रेल बजट था यह जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, ठीक। किसके द्वारा? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य के छात्रों को वीडियो व्याख्यान एवं अभ्यास उपलब्ध कराने हेतु ई लर्निंग के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने छात्रों को वीडियो व्याख्यान एवं ये वीडियो लेक्चर, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके का वीडियो लेक्चर, ठीक, उसी को वीडियो व्याख्यान बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको वीडियो लेक्चर्स बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ठीक। एवं अभ्यास उपलब्ध कराने हेतु ई लर्निंग के लिए मधु ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा या फिर डी महाराष्ट्र। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इस मधु ऐप को उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वीडियो लेक्चर्स और एक्सरसाइज के लिए, केवल स्टूडेंट के लिए, ठीक। यह एक ई लर्निंग ऐप है। इसका नाम मधु किसके नाम पे पड़ा? तो इसका नाम मधु पड़ा मधुसूदन दास जी के नाम पर इसका नाम मधु ऐप पड़ा, ठीक। यह बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ठीक, और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मधुसूदन दास, ठीक। इन्हें उत्कल गौरव भी कहा जाता है। क्या? उत्कल गौरव किसे कहा जाता है? मधुसूदन दास को। लिख दूं क्या? मधुसूदन दास के नाम पर इस ऐप का नाम मधु ऐप रखा गया। यह एक सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें उत्कल गौरव भी कहा जाता है, ठीक, उत्कल गौरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की, ठीक है। और अब इसी के साथ इस वीडियो को बंद कर दिया जाएगा या फिर यह लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि उस एंड्रॉयड बग का क्या नाम था जिसके संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में सभी राज्यों को अलर्ट भेजा था? ऑप्शन है ए हुला बालू, बी हमिंग बर्ड, सी स्ट्रैंड हॉग या फिर डी कॉपी कैट। चलिए, इसका नाम है ऑप्शन सी, ठीक, स्ट्रैंड हॉग, ठीक। यह एक एंड्रॉयड बग या बग किसे बोलते हैं? वायरस था, ठीक, या फिर कमी थी। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी सभी राज्य सरकारों को, ठीक। यह एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वायरस था, स्ट्रैंड हॉग, ठीक। चलिए, फिलहाल वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थोड़ा लाइक भी करते चलिएगा।